राजधानी की हवा में इन दिनों साजिशों की गंध फैली हुई थी। पत्थर की गलियों में, महल की ऊंची दीवारों में और उन कमरों में जहां परछाइयां भी फुसफुसाती थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की बहुचर्चित किताब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहला संस्करण अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 58 एडवर्ड स्टार्क। नेड स्टार्क, विंटरफेल का वह सख्त और सीधा आदमी अब इस अजनबी शहर के दिल में एक अकेला मोहरा बन चुका था। कभी उत्तरी बर्फीली हवाओं का मालिक, आज चार दीवारों के भीतर कैद। और बाहर ऐसे चेहरे जिन पर मुस्कान से ज्यादा खंजर छिपे थे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और नेड जानता था कि हर अगली चाल उसकी किस्मत लिख सकती है या मिटा सकती है। नेड स्टार्क का शरीर अब भी उस अपमान के बोझ से दबा हुआ था जो कुछ ही घंटे पहले भीड़ के बीच हुआ था। ठंडी हवाएं रेड कीप के ऊंचे टॉवर के पत्थरों से टकराकर उसके छोटे बंद कमरे में घुस रही थी। लोहे की जंग लगी जंजीरों की जगह अब उसके दरवाजे के बाहर खड़े दो लैनिस्टर गार्ड थे, पर दोनों की तलवारों की धार किसी भी जेल की दीवार से कम नहीं थी। कमरा बड़ा नहीं था, बस इतना कि एक लकड़ी का पलंग, एक छोटी सी मेज और एक कोने में रखा पानी का घड़ा उसमें समा सके। दीवारों से लगी मशालें टिमटिमा रही थी, जैसे हर लौ उसकी सांसों के साथ धीमी होती जा रही हो। वह अब भी अपने घुटनों और कलाइयों के दर्द को महसूस कर रहा था, भीड़ के बीच गार्डों के खींचने और पत्थरों की चोटों से बना हुआ दर्द। कितना नीचे गिर गया हूं मैं। एक स्टार्क, जिसे न्याय का प्रतीक होना चाहिए था, अब तमाशा बन गया है। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन चेहरों की भीड़ फिर से उसकी यादों में गूंज उठी। हंसी, ताने और वो लाल रंग के कपड़े पहने लैनिस्टर गार्ड जो उसे घसीट रहे थे। रात का पहरा बदलने की आहट आई और फिर दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर आया वेरिस, रेशमी वस्त्रों में, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता। लॉर्ड स्टार्क, उसने धीरे से कहा, जैसे कहीं से हवा का झोंका आ गया हो। आपके हालात और बिगड़ गए हैं। नेड ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर का गर्व और चोट दोनों उसे चुप कराए हुए थे। वेरिस आगे बढ़ा, अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए। क्या मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता है, या तुम बस मेरी आखिरी रातों को कहानियों से भरने आए हो? रास्ता लेकिन उसकी कीमत है। वह धीरे धीरे नेड के सामने की मेज पर बैठते हुए बोला, आपको वह स्वीकार करना होगा जो आप हैं नहीं। आपको झुकना होगा, घुटने टेकने होंगे और उन शब्दों को कहना होगा जिन्हें आप कभी मानते नहीं। नेड की आंखें ठंडी हो गईं। और अगर मैं ना कहूं? वेरिस ने गहरी सांस ली। तो आपकी मौत तय है। और उससे भी बुरा, आपकी बेटियों का भाग्य लैनिस्टरों के हाथों में होगा। कमरे में सन्नाटा भर गया। मशाल की लौ नेड के चेहरे पर परछाइयां बना रही थी, कभी लंबी, कभी छोटी। उसने अपनी दोनों हथेलियां मेज पर रखी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। आपको जीवित रहना होगा, लॉर्ड स्टार्क, वेरिस ने कहा। जीवित लोग कुछ कर सकते हैं, मृतकों की कोई आवाज नहीं होती। नेड का मन टूटने लगा था। उसकी यादों में आर्या की मुस्कुराहट और संसा का भोला चेहरा बार बार आ रहा था। वह जानता था, अगर उसने स्वीकारोक्ति कर ली तो न सिर्फ उसका नाम बल्कि उसका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद ये उसकी बेटियों के लिए आखिरी ढाल हो सकता है। वेरिस खड़ा हुआ और दरवाजा खोलते हुए बस इतना बोला, सोचिएगा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। दरवाजा बंद हुआ और नेड अकेला रह गया, एक ऐसा आदमी जिसे अपनी जान और अपने सम्मान में से किसी एक को चुनना था। बाहर दूर कहीं घंटी बजी, जैसे सुबह का ऐलान हो, और उसके साथ साथ मौत की परछाई और करीब आ रही हो।
दरवाजे की चरमराहट अब भी नेड के कानों में गूंज रही थी। बाहर के गलियारे में गार्डों के जूतों की ठक-ठक धीरे धीरे दूर होती चली गई और फिर केवल मशाल की धीमी चटक बाकी रह गई। कमरे में एक ठंडी, भारी खामोशी उतर आई, मानो पत्थरों की दीवारें भी उसकी सोच को सुन रही हों। नेड पलंग के किनारे बैठा, अपनी कलाइयों को मलते हुए। बाहर की हवा खिड़की की लोहे की सलाखों से टकराकर भीतर आ रही थी, साथ में कहीं दूर से आती समुद्र की नम गंध। यह वही गंध थी जो उसे विंटरफेल के पुराने टॉवरों की याद दिला रही थी। पर इस बार वह आजादी की नहीं, कैद की निशानी बन चुकी थी। वह अपने मन में बार बार वेरिस की बातें दोहरा रहा था। जीवित लोग कुछ कर सकते हैं, मृतकों की कोई आवाज नहीं होती। शब्द सरल थे, लेकिन उनके पीछे छिपा बोझ ऐसा था जिसे उठाना किसी योद्धा के लिए भी आसान नहीं था। उसने मेज पर रखा पानी का प्याला उठाया, पर होंठों तक ले जाते ही वापस रख दिया। गला सूखा था, लेकिन प्यास से बड़ी थी उसकी बेचैनी। अचानक बाहर गलियारे से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। गार्डों की भारी आवाजों के बीच वह स्वर अजनबी था, इतना धीमा कि कोई और सुन न सके। नेड खड़ा हुआ और दरवाजे के पास आकर कान लगाने लगा। कल सुबह, रानी का आदेश। दूसरी आवाज और भी धीमी थी। लड़की को लाओगे तो आदमी मान जाएगा। नेड का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी लड़की? आर्या? संसा? दोनों में से किसके बारे में बात हो रही थी? उसने कदम पीछे खींचे और फिर पलंग पर बैठ गया, जैसे कुछ सुना ही न हो। लेकिन उसका दिमाग अब और भी तेजी से काम कर रहा था। अगर वेरिस सच कह रहा था, तो लैनिस्टर वाकई उसकी बेटियों को दांव पर लगाने वाले थे। रात और गहरी हो गई। मशाल की लौ बुझने लगी और पत्थरों पर अंधेरी परछाइयां फैल गईं। खिड़की से आती हवा अब ठंडी नहीं, चुभने वाली लग रही थी। नेड ने खुद को कंबल में लपेट लिया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर आहट पर वह चौंक जाता, कभी लगता दरवाजा खुलने वाला है, कभी लगता कोई खिड़की के पास खड़ा है। और हर बार जब वह सोचता, उसकी बेटियों के चेहरे उसके सामने आ जाते, डरे हुए पर उम्मीद लगाए हुए। आधी रात के करीब नीचे के आंगन से एक बाज की तेज चीख सुनाई दी। नेड खिड़की तक गया और सलाखों के बीच से बाहर झांका। चांदनी में महल का आंगन वीरान था, लेकिन पहरेदारों की परछाइयां पत्थरों पर लंबी खिंच रही थी। उसने गहरी सांस ली। शायद मुझे वेरिस की बात मान लेनी चाहिए, या शायद नहीं। ये विचार एक दूसरे से टकरा रहे थे, मानो युद्ध का मैदान उसके मन में ही बसा हो। कहीं दूर घंटी फिर बजी, धीमी, भारी और लंबी। यह सुबह का ऐलान नहीं था। यह किसी ऐसी घड़ी का संकेत था जो किसी की किस्मत बदल सकती थी। नेड ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उसने ठान लिया, चाहे जो हो, वह अपने अगले कदम सोच समझकर ही उठाएगा। और अगर मौत उसकी ओर बढ़ भी रही है, तो वह उसे सीधा देखेगा, बिना झुके। नेड ने आंखें बंद की, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमता नहीं था। हर सांस भारी लग रही थी, मानो हवा में भी डर घुल गया हो। उसने अपने कानों को खुला रखा। कमरे की हर आहट, बाहर की हर फुसफुसाहट, मशाल की हर चटक, सब उसके मन पर चोट कर रहे थे। अचानक गलियारे में कदमों की आहट आई। यह धीमी थी, सावधान थी, और गार्डों की भारी चाल से अलग। नेड का दिल तेज हो गया। वह सीधा बैठ गया, पर अपनी नजर दरवाजे पर गड़ाए रहा। कदम दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजे की लकड़ी के पीछे से एक बेहद धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर मशाल की लौ जरा भी ज्यादा चटकी होती तो वह सुनाई न देती। हम देख रहे हैं, सही समय का इंतजार करो। नेड ने पलक झपकाई, मानो उसने सपना देखा हो।
पर वह आवाज उतनी ही सच्ची थी जितनी दीवार की ठंडी नमी। वह आगे झुका कुछ कहने के लिए, लेकिन तभी कदम फिर से दूर होते चले गए। वह सोच में पड़ गया, यह कौन था? दोस्त या दुश्मन? क्या यह कोई जाल है या सच में मदद का इशारा? मशाल अब आखिरी बार टिमटिमाई और बुझ गई। कमरे में अंधेरा उतर आया। नेड ने अपनी हथेली पत्थर की ठंडी दीवार पर रखी, जैसे उस ठोसपन से खुद को स्थिर करना चाहता हो। बाहर से समुद्र की लहरों की गूंज आ रही थी, पर उसके भीतर एक और गहरी, एक और खतरनाक लहर उठ रही थी, अनिश्चितता की। और वहीं अंधेरे के बीच उसने महसूस किया कि अब यह खेल सिर्फ उसके और लैनिस्टरों के बीच नहीं रहा। कोई और भी परछाइयों में चल रहा था। तो अब सवाल ये है, जब वक्त आएगा, नेड किस पर भरोसा करेगा? एक चालाक दुश्मन पर या एक अनदेखे दोस्त पर? धीरे धीरे दूर कहीं से घंटी की एक और गूंज आई, और कहानी वहीं थम गई। अगर आपको ये कहानी सुनकर नेड स्टार्क की किस्मत पर उतना ही सस्पेंस महसूस हो रहा है जितना मुझे, तो अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानी का अगला मोड़ आप सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से नेड को किस पर भरोसा करना चाहिए? उस रहस्यमय आवाज पर या अपने पुराने दुश्मनों पर?